नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अयोगवाह को। तो अयोगवाह हिंदी में स्वर के अतिरिक्त दो वर्ण भी जोड़े जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अम और आहा, ये जो दो वर्ण हैं ये अयोगवाह कहलाते हैं बच्चों। और ये स्वर नहीं होते हैं, परंतु इनकी भी स्वरों की तरह मात्राएं होती हैं, अतः इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हिंदी में जो स्वर हैं कितने हैं? 11 स्वर हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। और स्वर के अतिरिक्त और दो वर्ण हैं, वो है अम और आहा। कौन कौन से हैं स्वर के अतिरिक्त दो वर्ण? अम और आहा। इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। ये स्वर नहीं होते, लेकिन स्वरों की जैसी इनकी मात्राएं होती हैं। इन्हें हम क्या करते हैं? स्वरों के साथ लिखते हैं। इनका हम स्वतंत्र, स्वरों के जैसे स्वतंत्र रूप से इनका हम प्रयोग नहीं करते। समझ में आया? उदाहरण देखिए इनका, अम और आहा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अनुस्वार, इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इसे हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, ये दो जो चिन्ह हैं ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके देखिए, संत, संत ऊपर शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगाई है इसे हम कहते हैं अनुस्वार। और सायंकाल, अतः, विशेषता, ये जो हैं विसर्ग है। ये शब्द क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अब अयोगवाह के जो दो प्रकार हैं वो है अनुस्वार और विसर्ग। सबसे पहले देखते हैं अनुस्वार। ठीक है, अब अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो होता है शिरोरेखा के ऊपर एक छोटी सी बिंदी जैसा। समझ में आ रहा है बच्चों? शिरोरेखा, कोई भी व्यंजन के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर एक छोटी सी बिंदी दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार का चिन्ह है। समझ में आया? अब देखिए अनुस्वार की परिभाषा हम देखते हैं यहाँ पर। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी किया जाता है तो वो अनुस्वार कहलाता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ नासिका यानी कि आपके नाक के से भी, मुख और नाक दोनों से जिस व्यंजन का उच्चारण होता है वो अनुस्वार कहलाता है। हाँ, और उसका जो चिन्ह है वो शिरोरेखा के ऊपर एक छोटी सी जो बिंदी हम देते हैं उसे अनुस्वार का चिन्ह कहा जाता है। यानी कि अनुस्वार इस रूप में दिए जाते हैं। जैसे कि इसके नीचे हम अगर कोई व्यंजन लिखते हैं तो कम, इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पर संत, संत, संवाद, झंडा, पंख, ये जो शब्द है 4, ये अनुस्वार शब्द हैं। समझ में आपको? अनुस्वार चिन्ह अक्षर के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर इस बिंदी की तरह दिया जाता है। समझ में आया? अनुस्वार किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर छोटी सी बिंदी देकर किया जाता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब दूसरा प्रकार जो है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह देखिए बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। यानी कि शिरोरेखा के ऊपर चंद्र के जैसे
आकार निकालकर इसे बिंदु, चंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई शब्द लगाते हैं, शब्द बनाते हैं, तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु हो तो उसका उच्चारण करते समय जो हवा होती है नाक और मुंह दोनों से बाहर पड़ती है, वो उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। आप यहाँ पर उसका चिन्ह भी देख रहे हो, और वो जो चिन्ह होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे कि अनुस्वार, यह भी क्या है, अनुनासिक है। ठीक है, अब इसका उच्चारण करते समय हमने क्या कहा कि नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर माँ, माँ, नाक से आप उच्चार कर देखिए बच्चों, नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। पूंछ, पूंछ, हंस, हंस, उंगली, उंगली, ऊंचा, ऊंचा, बूंद, बूंद। समझ में आ रहा है आपको किस प्रकार से नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। और इस उदाहरण को आप अगर उच्चारते जाओगे तो आप उच्चारण करते जाओगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर ये चंद्र बिंदु क्या किया जाता है, अनुस्वार के पर लगाया जाता है। और अनुस्वार भी जो है मुख और नाक के साथ दोनों में से उच्चार उसका बाहर निकलता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। और चंद्र बिंदु जो हवा नाक और मुंह से बाहर निकलती हैं। समझ में आ रहा है। और जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है उनमें हम ज़्यादातर अनुस्वार लगाते हैं, वहाँ पर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं। हाँ, जिन स्वरों के जो उच्चारण में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगती है वहाँ पर हम अनुनासिक रूप में क्या करते हैं, सिर्फ अनुस्वार को लगाते हैं। और जहाँ पर मात्रा नहीं होती है वहाँ हम चंद्र बिंदु को लगाते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जैसे कि झंडा, व्यंजन, यहाँ पर ही क्या किया जाता है, अनुस्वार लगाया जाता है। बच्चों इनके भी कुछ नियम है, अनुस्वार वहाँ पर क्यों लगाया जाता है, तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार ही वहाँ पर क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला जो हमारा भाग है वो है विसर्ग। क्या है, विसर्ग। अब विसर्ग का चिन्ह आप यहाँ पर देख रहे हो, विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है, दो ये। ठीक है, अब इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, इसका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, इसे किसी वर्ण के बाद लगाया जाता है। और इसका उच्चारण ह के जैसे होता है। कैसे होता है, ह के जैसे होता है। और ज़्यादातर विसर्ग शब्दों का प्रयोग संस्कृत शब्दों में किया जाता है। समझ में आ रहा है, ज़्यादातर विसर्ग शब्दों का प्रयोग संस्कृत शब्दों में किया जाता है। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि अतः, इस प्रकार का उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर। अतः यानी कि देखिए यहाँ पर अतः, अंततः, इस प्रकार के उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों और एक बात जो होती है वो है आगत ध्वनियाँ। क्या कहते हैं उसको, आगत ध्वनियाँ, जो इनका प्रयोग अरबी तथा फारसी भाषा से आए शब्दों में किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको, आगत ध्वनियाँ जो होती हैं इनका प्रयोग, आगत ध्वनि देखिए यहाँ पर, इनका प्रयोग अरबी तथा फारसी भाषा में ज़्यादातर होता है। जैसे कि वो ध्वनि है ज, उच्चारण देखिए ज, फ, व, फ, यानी कि र का उच्चारण इसमें ज़्यादा होता है। इन्हें आगत ध्वनियाँ यानी कि ये दूसरी भाषा से आई हुई ध्वनियाँ हैं। ठीक है बस बच्चों, उसी के साथ साथ और एक जो ध्वनि है वो ध्वनि है औ की ध्वनि।
कौन सी ध्वनि? अ की ध्वनि। कौन सी ध्वनि बच्चों? अ की ध्वनि। अ। ये जो ध्वनि है वो अंग्रेजी भाषा से आई हुई ध्वनि है। अगर हमें लिखना है, अगर हमें डॉक्टर लिखना है तो हम इस प्रकार का चिन्ह देते हैं, डॉक्टर। ज़्यादा ऑफिस, ऑफिस। लेकिन इसके लिए हमारी हिंदी भाषा में कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये चिन्ह जो है वो आगत ध्वनि कहलाता है और ये चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? इसका कोई नोट्स नहीं बनाना है बच्चों। यहाँ पर हम सिर्फ ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी आज हमने देखी, देखिए ज, फ और अ, यानी कि उसका चिन्ह जो है वो इस प्रकार लगता है। समझ में आया बच्चों? आज की इस कक्षा में हमने देखा अयोगवाह क्या होता है, साथ ही साथ अयोगवाह के जो प्रकार हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, उनके बारे में भी देखा हमने। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम देखने वाले हैं व्यंजन और उसके भेद। ठीक है, व्यंजन और उसके भेद हम देखने वाले हैं। तो बच्चों अयोगवाह एक बार फिर से बताती हूँ। हिंदी स्वरों में स्वरों के अतिरिक्त दो और वर्ण हैं जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? हिंदी स्वर 11 स्वरों के अतिरिक्त और दो अतिरिक्त वर्ण हैं जिनको अयोगवाह कहा जाता है। वो है अम और आहा, इनको अयोगवाह कहा जाता है। अम को हम कहते हैं अनुस्वार, अह को हम कहते हैं विसर्ग, और विसर्ग में ह का उच्चारण होता है। ठीक है बच्चों, उसी के साथ साथ चंद्र बिंदु क्या होती है ये भी हमने आज देखा है, सीखा है। चंद्र बिंदु यानी कि इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। समझ में आ रहा है आपको? चंद्र बिंदु यानी कि इसका उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, हवा जो है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती हैं। जैसे कि माँ, पूंछ, हंस, उंगली, ऊंट, बूंद जैसे जो शब्द हैं वो अनुनासिक शब्द कहलाते हैं और इसको हम कहते हैं चंद्र बिंदु। समझ में आया बच्चों? व्यंजन में भी अनुनासिक वर्ण 5 हैं, वो हम क्या करने वाले हैं, व्यंजन के भेद में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।